आपके पोइटिक एंसेस्टर्स बन पाए। आ गया। दिस ऐसे ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी रीड डर्न, हर्बर्ट, मार्वल, इट मेड देम कैनोनिकल फॉर 20th सेंचुरी लिटरेरी स्टडीज। ठीक, अब एक बार हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री का एक डेवलपमेंट वाला पार्ट कैसा था, क्या था। ठीक, देखो जो डन का टाइम चल रहा था, जॉन डन का, जिसको आप ओरिजिनेटर कहते हो, है ना, जो डन वाला टाइम था, डन से डेवलपमेंट हुआ हर्बर्ट, कार्श, वॉगम, मार्वेल, इनके टाइम में डेवलपमेंट हुआ। बट जॉनसन के टाइम आते आते इसको निगेटिव लेवल मिलने लगा। जॉनसन का अभी मैंने बताया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने इसको लिटरेरी लेवल दिया बट नेगेटिव फ्रेज में दिया मेटाफिजिकल को। इन्होंने कहा था टू मच लिटिल इमोशन, टू मच विट, ये वाली बात कही थी। तो ये डन से ओरिजिनेट होते होते, डेवलपमेंट होते होते मेटाफिजिकल में निगेटिव लेवल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से मिलते मिलते 19th सेंचुरी आते आते ये निगलेक्ट होने लगी। बट निगलेक्ट होती, उसके साथ साथ में टी.एस. इलियट का रिहैबिलिटेशन और कैनोनाइजेशन आ गया 1921 के ऐसे में, जिसमें उन्होंने अपने पार्ट रखे कि पोइट्री में थॉट और इमोशन दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक, आ गया समझ में, हिस्टोरिकल आ गया। अब हम बात करेंगे मेजर पोइट्स की, जिनकी अपनी अपनी बात है, जिनकी अपनी अपनी अहमियत है। मेजर पोइट्स, द फाउंडर कौन है? जॉन डन। जस्ट यू कांट इवन इमेजिन कि कितने ताम झाम करने पड़ते हैं। बट द थिंग इज़ कि हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम एडिट करके पूरी वीडियो एज अ कट शॉर्ट्स करके कर पाएँ। तो जो भी इधर उधर होता है सब आपके सामने है ना। हाँ, आपको एडिटेड नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट मिलेगी जो भी मिलेगी। चाहे उसमें हम गलत बोल रहे मतलब कभी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, या कभी आप शांत हो जाते हो, कभी आप का सिस्टम बिगड़ जाता है ना, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो जो है सामने है, क्योंकि टाइम नहीं है ना। चलो, अब बात हम कर रहे हैं मेजर पोइट्स की, जो भी हमारी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स काम में आने वाली हैं पेपर में, है ना। तो सबसे पहले जॉन डन, जो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। तो आपको इतनी जगह देखने को मिलेगा, हर पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। तो डन इज द सेंट्रल फिगर। हिज पोइट्री फॉल्स इनटू टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जॉन डन, जो फाउंडर, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1572 टू 1631। क्लास कह रही है कि अब होना नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि करना ही करना है ना। तो चलो करते हैं। जॉन डन की जो एज अ सेंट्रल फिगर माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में, उनकी जो लिखने की चीज़ें हैं, है ना, जो उनकी पोइट्री है, वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में आती है, एक सेकुलर, एक रिलीजियस। जो सेकुलर वाली है वो लव पोइट्री है, और जो रिलीजियस वाली है वो डिवाइन मतलब उसमें होली सोनेट्स हैं। ठीक है, अब द थिंग इज कि जस्ट अ मिनट, आज पता नहीं इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, बट द थिंग इज वी हैव टू गो कैरी ऑन। तो हम जॉन डन का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट द थिंग इज़ कि वी आर स्टडिंग जॉन डन, द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, और इनको एज अ सेंट्रल फिगर माना जाता है। और इनकी पोइट्री दो डिस्टिंक्ट फेजेस में हम पढ़ते हैं, एक सेकुलर पोइट्री और एक रिलीजियस पोइट्री। सेकुलर पोइट्री में क्या आते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट दैट आर बेसिकली लव पोएम्स। और वहीं पे होली सोनेट्स में क्या आते हैं? हमारे रिलीजियस डिवाइन पोइट्री। तो सबसे पहले सेकुलर वाली देख लेते हैं। सेकुलर वाली में क्या है? हमारे सॉन्ग्स हैं, सोनेट्स हैं, कलेक्शन, वेरियस लव पोएम्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आपको पढ़ना है वो पढ़नी है द फ्लिया। द फ्ली आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं इसके बारे में बता दूँ। दिस इज अ पोएम दैट डील्स विद सिडक्शन बाय अ कॉन्सीट ऑफ फ्ले बाइट। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इतनी तो पढ़नी है जितनी लिखी है। ठीक है, इनका इतना वर्क तो पढ़ना ही पढ़ना है।
अब वो आप कहीं से पढ़ो, ये आपका होमवर्क है, ठीक। द फ्लेम मैंने बताई, जिसमें हो सकता है आपने पढ़ भी रखी हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिडक्शन बाय अ कॉन्सीड्स ऑफ फ्लेयरबाइट। वहीं पे वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें मैंने बताया था कि कंपास का कॉन्सीड यूज़ किया है एज अ लव के बेसिस पे। द गुड मोरो, जहाँ पे लवर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। और द सन राइजिंग, जिसमें हमने लवर्स को ज़्यादा तवज्जो दी है, हमने नहीं मतलब उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है इन कंपैरिजन टू सन। द सन राइजिंग आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। द कैनोनाइजेशन, जिसमें लव एज अ रिलीजन शो किया गया है। वहीं पे जो रिलीजियस डिवाइन पोइट्री है, जिसमें होली सोनेट्स हैं, जिसमें 19 पोएम्स हैं जो आपको याद ही रखना है। डेथ बी नॉट प्राउड, ये इनका 10th सोनेट है, जिसमें पैराडॉक्स ऑफ डेथ को ये बता रहे हैं। बेटर माई हर्ट जो पैशन आई प्रेयर को बता रहे हैं, जिसमें है ना डिवोशंस अपॉन द इमरजेंट ओकेजन्स। और नो मैन एज एन आइलैंड फेमस प्रोज लाइन है जो आती ही आती है, किसी भी तरह से आए, कितने भी लंबे एमसीक्यू में आए, बट आएगी, ठीक। चलो, अब ये जो कंपास कंसीट इनसे रिलेटेड है जो आता ही है, ये क्या है, इन वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। इसमें सेपरेटेड लवर्स को, जो दो सेपरेटेड लवर्स हैं आपस में दूरी लॉन्ग डिस्टेंस, उनको कंपेयर किया गया है लेग्स ऑफ अ ड्राइंग कंपास, ठीक। इस पूरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। ड्राइंग कंपास के लेग्स की तरह बताया है, जो फिक्स्ड लेग है। जब भी आपने कंपास देखा हो तो कंपास में एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, एक घूमता रहता है। तो जो फिक्स्ड लेग है, जो रेडियस जो सेंटर है पे रहता है ना, सर्कल के सेंटर पे रहता है, वो क्या होगा, फिक्स्ड लेग, जिसको शो किया है एज अ वुमेन इनेबल्स द मूविंग लेग डन टू कंप्लीट द परफेक्ट सर्कल एंड रिटर्न। वाई दिस वर्क एज अ कॉन्सेप्ट, क्यों ये काम करता है, क्योंकि ये जोमेट्रिकली प्रिसाइज है, इमोशनली प्रोफाउंड है और लॉजिकली एक्सटेंडेड है अक्रॉस द मल्टीपल स्टेंजेस, ठीक। वैसे ही आप प्रोज वर्क कुछ याद रखेंगे, स्यूडो मार्ट्रे, और ये जो सुसाइड पे है बाइथन टोस, डिवोशंस अपॉन द इमरजेंट ओकेजन्स, इतना तो याद ही रखना है। वहीं पे जो एल्गी है गोइंग टू बेड, इसको याद रखना क्योंकि इट इज़ हाईली इरोटिक एंड विटी। 5 सटायर्स भी हैं जिन जो मॉडल कर रहे हैं लैटिन सटायर्स पे, लाइक हॉरेस एंड जुवेनिल, ठीक। अगले आ रहे हैं हमारे पास जॉर्ज हर्बर्ट, जो एक सेक्रेड मास्टर की तरह देखे गए हैं, जिनका वर्क आपको याद रखना है द टेम्पल। इनकी ओनली कलेक्शन है ना, अ डीपली डिवोशनल एंजेलिकन प्रिस्ट। द टेम्पल आपको याद रखनी है, किससे रिलेटेड है, जॉर्ज हर्बर्ट। इसमें जो है द अल्टर, ईस्टर विंग्स, लव थर्ड, द कॉलर, जॉर्डन 1 एंड जॉर्डन 2, वर्च्यू, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इनके जो आपको ये जो कीवर्ड्स लिखे दिख रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज हर्बर्ट की अगर मैं बात करूँ, जो टेम्पल इनकी कलेक्शन है, इसमें जैसे द अल्टर है, दैट्स अ शेप्ड पोएम, और आप इसे एम्बलम पोएम भी कह सकते हो, जिसमें टेक्स्ट अरेंज इन द शेप ऑफ आल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आ सकता है जून वाले में, तो आपको ये याद रखना है ना। इससे रिलेटेड, जॉर्ज हर्बर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आई कैन नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, बट आया था। अभी मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी जल्दी वाले में ही आया था जब मैं PYQs देख रही थी, है ना। तो आल्टर एक शेप्ड पोएम है, जिसमें आप इसको एम्बलम पोएम भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से लिखा है, इट शेप्ड इन ऑफ एन आल्टर, ठीक। ईस्टर विंग्स की बात मैं करूँ तो इसमें टेक्स्ट जो है वो विंग्स की तरह है, कि एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न पोइट्री और कैरमन फिगरेटम, इसको भी याद रखना। लव थर्ड की बात करूँ तो इसमें डायलॉग हैं बिटवीन द सोल एंड द लव, दैट इज गॉड, ऑफन कंसीडर्ड हिज फाइनेस्ट पोएम। तो अगर आ जाए जॉर्ज हर्बर्ट की फाइनेस्ट पोएम कौन सी है, तो लव थर्ड है। अगर आ जाए कि विंग शेप्स किस में पैटर्न है, तो वो पैटर्न पोइट्री में कौन सी, ईस्टर विंग्स में, किस में, जॉर्ज हर्बर्ट में। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दिख रही है ना, की पॉइंट्स हैं, इनको याद ही रखना है। द कॉलर, तो कॉलर में अगर मैं बात करूँ तो रिवेलियन एंड सबमिशन, एंड दैट हैज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल।
अब एक बात और याद रखना कि आप जब पढ़ रहे हो तो नोट्स आप अपने हाथ से बनाना। आप इस उसमें मत रहना कि आप हमें पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ देने को हम दे देंगे, फ्री पीडीएफ, हमें क्या दिक्कत है, हम दे देंगे। बट द थिंग इज़ कि जब आप हाथ से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को मान लो कि आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, नहीं मिलेगी पीडीएफ। ठीक, चलो। क्योंकि अब जैसे द आर्ट ऑफ है मैंने बताया, तो जब आप हाथ से नोट्स बनाओगे तो हो सकता है आप इसमें कोई शेप बना लो, कोई स्टार बना लो, कुछ बना लो, तो आपको याद रहेगा, है ना। आपकी खुद की जो याद करने की चीज़ होती है वो आपके लिखने से ज़्यादा आती है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो देखते हैं और याद हो जाता है, बट अगर आप उनमें से नहीं हो तो प्लीज़ आप अपने नोट्स खुद से बनाओ। आपको दिया जा रहा है सामने, आप देख के बना लो, बट बनाओ। लव थर्ड की हमने बात कर ली। द कॉलर, कॉलर में क्या था, एक रिवेलियन और सबमिशन टाइप का था जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल था। और वहीं जॉर्डन फर्स्ट एंड सेकेंड में इट क्रिटिक्स ऑर्नेट पोइट्री, एडवोकेट्स द प्लेन डिवोशनल वर्स। और वर्च्यू में ओनली द वर्चियस सोल सर्वाइव स्टेट। इनका कहना था ओनली अ स्वीट एंड वर्चियस सोल स्टेस। इनकी डिस्टिंक्टिव जो टेक्निक थी, इसकी जो टेक्निक आप ज़्यादा याद रखना है ना। टेम्पल तो आपको याद रहेगा ही, बट टेक्निक क्या याद रखनी है, एम्बलम पोइट्री। एम्बलम पोइट्री क्या है, यूजिंग विजुअल शेप्स एंड एक्सटेंडेड एलिगरीज। एलिगरीज मैंने क्या बताया है, जैसे आपके प्याज में पर्त के अंदर पर्त होती है, वैसे ही आपको सरफेस लेवल पे कुछ समझ आ रहा होगा, उसका डीपर लेवल में अलग होगा। ठीक, और इंटरप्रिटेशन लेवल पे अलग होगा, तो लेयर्स में मीनिंग्स निकल रहे होंगे। तो एम्बलम पोइट्री की क्या खासियत थी, इट यूज द विजुअल शेप्स एंड एक्सटेंडेड एलिगरीज। हिज कॉन्सीट्स आर सिंपलर देन द डंस। डंस इज आसान कॉन्सीट्स ये यूज़ करते थे, बट मोर इमोशनली टेंडर। ही पर्सनिफाइज एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल स्टेट दैट इज लव, सिन एंड होप। ठीक, आगे समझ में। अगले आते हैं हमारे सबके फेवरेट, आप कह सकते हो, फेवरेट नहीं कह सकते तो आप इतना समझो, एंड्रयू मार्वेल, जिनका है टू हिज कोय मिस्ट्रेस। एक ऐसी पोएम है जिनमें आप जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि वॉट इट इज़ एंड वॉट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। समझे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देखो एक बार। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूँगी, बट आप पढ़ के देखो, इन केस यू वांट कि मैं आपको पढ़ाऊँ हिंदी में, आसान भाषा में, तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं पढ़ा दूँगी। बट टू हिज कोय मिस्ट्रेस इज लाइक अ पोएम यू व्हेन यू रीड यू विल लाइक व्हाट इट इज़ रिटन। ओके, तो एंड्रयू मार्वेल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको हाइप नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज यू शुड रीड, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स द मोस्ट एग्जामिन्ड पोएम। ओके, एंड्रयू मार्वेल जो एक ब्रिज फिगर है। अच्छा देखो, ये आपको जो अच्छी बातें लिखी दिख रही हैं इनको मत भूला करो। जॉन डन फाउंडर, उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट द सेक्रेड मास्टर, थर्ड एंड्रयू मार्वेल द ब्रिज फिगर। मार्वेल ब्रिजेस मेटाफिजिकल विट एंड क्लासिकल क्लैरिटी। इन्होंने मेटाफिजिकल विट का तो इस्तेमाल किया, लेकिन क्लासिकल क्लैरिटी को भी ब्रिज किया, मतलब जोड़ा उससे। ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल पोएट, सपोर्टेड क्रोमवेल एंड चार्ल्स सेकेंड। इनका जो वर्क है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, ये जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये किस थीम से रिलेटेड है, कार्pe diem, यूजिंग टाइम वास्टनेस एंड द ग्रेव एज आर्ग्यूमेंट फॉर लव। लाइक इसमें एक लाइन है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। हैड वी वर्ल्ड है इनफ एंड टाइम। जब आप ये पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि क्या पढ़ा। मुझे लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा हाइप कर दिया, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो क्योंकि इसकी लाइंस आ जाती हैं। ठीक, द गार्डन, जिसमें सॉलिट्यूड है, द माइंड क्रिएटिंग इट्स ओन वर्ल्ड, पेस्टोरल रिट्रीट रिलेटेड है। एक है इनका डेफिनेशन ऑफ लव, जिसमें लव एज अ जियोमेट्रिकली इम्पॉसिबल लाइक पैरेलल लाइंस नेवर मीटिंग। इस टाइप की है कि हम साथ चल सकते हैं
आमने सामने चल सकते हैं, पैरेलली चल सकते हैं, बट एक पॉइंट पे नहीं मिल सकते वो वाली चीज़। बर्मुडास, जिसमें पेरिशियन सेटलर्स प्रेजिंग गॉड, पैराडाइज इमेजरी है। एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोइट भी थे तो इनका पॉलिटिकल मास्टरपीस है ये, जिसमें वेलेंस व्यू ऑफ क्रॉमवेल एंड चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन है। तो ये जो आपका पॉलिटिकल ऐसे आ जाएगा, व्हाट्स द पॉलिटिकल मास्टरपीस ऑफ एंड्रयू मार्वेल, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, आप तो बहुत होशियार हैं। मार्वल्स का जो ये हेड टू हिज मिस्ट्रेस, इसका देखो स्ट्रक्चर पर एग्ज़ाम भी दे रखा है ना। इसकी जो स्टेंजाज हैं उससे भी आ जाता है, जो मैंने कहा कि लाइंस इसकी इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक ये जब है कि पहले स्टेंजे में आता है, इफ़ वी हैड इनफाइनाइट टाइम आई वुड प्रेज यू फॉर योन्स, है ना। इफ पहले ही इज़ लाइक कि अगर मेरे पे बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा समय तक चाहूँगा, कि मतलब तुम्हारे आँखों को इतने साल तक प्रेज़ करूँगा, हाथों को इतने सालों तक, चेहरे को इतने सालों तक, बालों को इतने सालों तक, ठीक है। बट सेकंड, ये जो इफ़ बट देयर फोर वाली चीज़ है ना, ये जो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में वो कहाँ पे आ जा रहे हैं कि बट टाइम इज शॉर्ट, डेथ इज रियल, कि अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं, अभी मेरे पे टाइम कम है, इसलिए वो जल्दी में चल गए। और देयरफॉर में वो लास्ट में अपना कार्pe diem लॉजिक, अपनी चीज़ रख देते हैं कि लेट अस सीज लव नाउ, कि अभी करते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। अगले हमको जो पढ़ने हैं वो है, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप ये पढ़ेंगे टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, और अगर पढ़ी हुई है तो कभी कमेंट डाउन करो मेरे को, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ के आने के बाद कमेंट डाउन करना कि हाँ हमने ये पढ़ ली, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। रिचार्ड क्रशर और हेनरी वॉगम। रिचार्ड क्रशर जो हैं, इनका आप याद रखिएगा स्टेप्स टू द टेम्पल, जो इनका मेन कलेक्शन है, इन्फ्लुएंस बाय इटालियन एंड स्पेनिश वर्क पोइट्री, डैट इज़ मरीनो। कैथोलिक कन्वर्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डन से भी ज़्यादा, और ज़्यादा सेंसर्स भी हैं। द वीपर, इलेबरेट टीयर्स ऑफ मैरी मैगडेलिन, hymn to the name and the honor of the admirable Saint Teresa, close to Varrock, excess emotion, visual imagery। मुझे ये लगता है कि आप इतना तो याद रखिए ही, इतना, ठीक। बाकी आप ये टेरेसा वाला पॉइंट भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। वहीं पे मैं अगर बात करूँ हेनरी बर्गम, तो इनका आपको याद रखना है स्पार्कलिंग फ्लिंट, जो इम्पॉर्टेंट तो मैं कहूँगी, बट आपको याद तो रखना ही है ना। मैं कुछ और बताने वाली थी, कुछ और भूल गई, कोई बात नहीं। सिलिक्स सिंटिलिनस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मतलब आप कैसे करते हो, दिस इज़ व्हाट आई डू। देखो कभी कभी हो जाता है किसी का ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन, तो आप उस बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते कि आपने ऐसा ऐसे प्रोनाउंस कर दिया। भाई आपको जो पढ़ने को मिल रहा है आप उस पर ध्यान दो, है ना। हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉर्ज हर्बर्ट। और देखो हर कोई एक अपने लर्निंग वाले फेज़ में होता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा मास्टर बनी बैठी हूँ हर चीज़ की, भाई मेरे से तो गलती होगी नहीं। भाई हम वी आर ह्यूमंस, हमसे गलती हो सकती है, हम कुछ गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मेन चीज़ पे फोकस किया करो कि क्या हमें अच्छी चीज़ पढ़ाई जा रही है, नहीं पढ़ाई जा रही है। वरना आप बच्चों की तरह कमियां निकालने बैठ गए तो फिर आप बच्चे ही रह जाओगे, है ना। हमारी लाइफ एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप सीखते चलते हो और सिखाते चलते हो, ठीक। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। चलो अगली बात हम कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, जॉर्ज हर्बर्ट से। इनका जो वर्क है द वर्ल्ड, जिसमें वो एक लाइन आती है, आई सॉ एटर्निटी द अदर नाइट। ये वाली पोएम आपने पढ़ी है नहीं, ये वाला वर्क आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बताना मेरे को। द रिट्रीट, ये भी आपको पढ़नी है, द डैट इज़ द। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स देखे हैं उनका हम कंपैरेटिव ओवरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पोइट हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, उनका टाइम पीरियड है, की वर्क है, डोमिनेंट थीम और डिस्टिंक्टिव फीचर है। जैसे जॉन डन, इनकी थीम किससे रिलेटेड थी, लव और रिलीजन। जॉर्ज हर्बर्ट की डिवोशन एंड द सोल एंड द गॉड।
ऐसे हमने इनके में पैटर्न एम्बलम पोइट्री देखी, तो जितना भी हम पढ़ के आ रहे हैं ना उसको बस हमने इसमें ढाल दिया है, एक टेबल के फॉर्म में ढाल दिया है। तो ये आप एक बार खुद से देखोगे आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके की क्रिटिक्स थे और उनके व्यूज़ क्या थे मेटाफिजिकल पोइट्री पे, ये हमको देखना है। जैसे कि क्रिटिक जो हम देखते हैं जॉन ड्राइडन, जिन्होंने अपने 1693 की वर्क डिस्कोर्स में लिखा था कि डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं कि जॉन डन जो थे उन्होंने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया टू फिलोसफिकल इन लव पोएम्स, जो निगेटिव कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा। वहीं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने लाइव्स ऑफ पोएट में बोला कि हेट्रोजीनियस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस विद विदाउट फीलिंग, है ना, टू मच लिटिल इमोशन वाली बात। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो मैं पहली तरफ से बता रही हूँ जिनका नेगेटिव कंटेक्स्ट में था वो ये था। वहीं टी.एस. इलियट का द मेटाफिजिकल पोइट्स को लेके यूनिफाइड सेंसिबिलिटी डिसोसिएशन आफ्टर देम, और ये बोल रहे थे कि थॉट और वो चीज़ें साथ में आनी चाहिए, थॉट और इमोशन साथ में आना चाहिए, डेट इज़ पॉजिटिव रिहेबिलिटेशन टाइप में था। अगले जो हमारे आ रहे हैं क्रिटिक हेलेन गार्डनर, 1957 में इन्होंने बोला एडिटेड अथॉरिटेटिव एंथोलॉजी डिस्टिंक्ट सेकुलर फ्रॉम डिवाइन डन। इनका स्कॉलरली था, है ना, ऐसा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। वहीं पे जो हमारे पास ब्रूक्स आ रहे हैं, क्लीनेथ ब्रूक्स, जिन्होंने अपने वर्क वेल ब्रॉथ अर्न में बोला है कि मेटाफिजिकल पोइट्री exemplifies न्यू क्रिटिकल वैल्यूज, पैराडॉक्स, आयरनी एंड टेंशन। जो इनका न्यू क्रिटिकल टाइप मतलब जैसे न्यू क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं उस टाइप में था, पॉजिटिव था। अब वहीं हम बात करेंगे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का जो जॉन डन का है, जिसमें लवर्स लेक्स ऑफ कंपास आता ही आता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्पिरिचुअल लव सर्वाइव्स फिजिकल सेपरेशन। मतलब ये बोल रहे हैं लव इज़ नॉट लाइक कि आप साथ में ही हैं, साथ में ही खा रहे हैं पी रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लव होगा, सोल लव होगा, जो सोलमेट्स होंगे वो फिजिकल सेपरेशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। ज्योमेट्रिक प्रिसीजन सिग्निफिकेंस उसमें आ रहा है। ऐसे ही द फ्ले में हमने पढ़ा अ फ्ले बाइट, मैरिज बाइट और सेक्सुअल यूनियन की बात हो रही थी, सिडक्शन आर्ग्यूमेंट था, है ना, रिडक्शन सिडक्शन ही आप समझो। टू हिज कोई मिस्ट्रेस, जिसमें एंड्रयू मार्वेल का हमने देखा टाइम एज अ डिवॉर्विंग फोर्स, है ना, जिनका मैंने आपको कहा था ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये आता है वो वाली आते हैं, ये पढ़ लेना। द डेफिनेशन ऑफ लव में हमने देखा कि परफेक्ट लव क्या होता है, कि पैरेलल लाइंस चलती जाती हैं वो मिलती नहीं हैं, है ना। लव्स इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस थ्रू अ मैथमेटिकल प्रिसाइजन। वहीं डेथ वी नॉट प्राउड जो जॉन डन का वर्क है उसमें हमने देखा है डेथ एज अ स्लेव टू फेथ, किंग्स डेस्परेट मेंस एंड फाइनली गॉड। इसमें पैराडॉक्स क्या है कि डेथ दो शेल्टर, क्रिश्चियन रिसक्रेशन डिफीट्स डेथ। इतनी बात आगे समझ में। अब हम एक बार माइंड मैप देख लेते हैं कि हमने मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या क्या देखा। हमने मेजर पोइट्स देखे, कौन कौन से देखे, जॉन डन, हर्बर्ट मार्वेल, क्रशर, वॉगम, कॉवले। ठीक, ये बहुत लेट ट्रांजिशनल थे। वॉगम क्या था, मिस्टिकल थे। क्रॉशे क्या था, वेरक थे। मार्वल ट्रांजिशनल, हर्बर्ट डिवोशनल और डन ओरिजिनेटर थे। ठीक, इसमें सीक्रेट मास्टर कौन से थे बताना ज़रा, अभी पढ़ा है मैंने। कोर फीचर्स क्या थे, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट विद पैराडॉक्स, ड्रामेटिक ओपनिंग्स, कोलेक्शन, लर्न इमेजरी, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। ठीक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 10 मिनट में भी कराई जा सकती हैं और 10 घंटे में भी कराई जा सकती हैं, बट हम उन दोनों चीज़ों के बीच में जितना आपको परफेक्ट है उतने में करा रहे हैं। क्रिटिकल व्यूज़ किसके क्या थे ये हमने आपको सारा फ्लो चार्ट दे रखा है। आपको क्या करना है, जितना भी सब पढ़ा है बस एक बार ऐसे रिवाइज करना है। सारी वही चीज़ें हैं, कार्पेडियम वही है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये बस कीवर्ड्स हमने आपको अलग से दे रखे हैं अच्छे से। अब हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, जो वो ये हैं कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट वर्क जो है वो किसने कॉइन किया था, तो जॉन ड्राइडन ने किया था 1693 में, पहली बार यूज़ किया था जॉन ड्राइडन ने, बट सैमुअल जॉनसन ने उसको एक कैटेगरी की तरह इस्टेब्लिश किया था। टी.एस. इलियट का जो ऐसे है द मेटाफिजिकल पोइट्स, उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे रिहेबिलेशन हुआ है, कैसे कॉन्सेप्ट आया है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। डन्स के 2 फेज़ हमको याद रखने हैं, एक लव वाला, एक रिलीजियस वाला। यंग जैक डन जो थे वो सेकुलर लव पोइट्री लिख रहे थे, वहीं नीन डन रिलीजियस पोइट्री। कन्वर्जन आफ्टर वाइफ्स डेथ एंड पर्सनल क्राइसिस।
ठीक, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हमें याद रखने हैं, जो जो हमने बताए हैं आपको, कोई सीक्वेंस नहीं याद रखना है, बट वैरायटी ऑफ स्ट्रेंजर फॉर्म्स याद रखने हैं। ओनली सोनेट्स जो हैं, लाइक 19 सोनेट्स हमने देखे हैं, ड्रेसिंग कोड, डेथ, इंसेन। मोस्ट फेमस जो है ये डेथ वाला और बेटर माई हर्ट, ये दो तो याद ही रखने हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। जॉर्ज हर्बर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उनका कलेक्शन द टेम्पल, और इनके जो पैटर्न पोएम्स हैं, द आल्टर, ईस्टर विंग्स, इनके बारे में। इसमें एम्बलम पैटर्न आ रहा था, जो भी आ रहा था वो आपको याद रखना है, अभी मैंने सारा पढ़ाया है। मार्वल्स पॉलिटिकल पोइट्री, ये हमने देखा था कि ये अभी मैंने वहाँ पे भी हाईलाइट किया था ना, तभी मैंने कहा था कि नोट्स अपने आप बनाओ। ठीक, मार्वल्स पॉलिटिकल पोइट्री आपको याद रखनी है कि वो कैसे बैलेंस कर रही है, क्या कर रही है। कार्पेडियम ट्रांजिशन हमने देखा, सीज द डे, मार्वल्स की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में क्रश इन्फ्लुएंस हमने देखा। और वहीं सेंट टेरेसा के मामले में अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं, वोगन्स का द रिट्रीट देखा, एब हम काउले, जो बहुत लेट मेटाफिजिकल में लिस्ट में आते हैं। और न्यू क्रिटिसिज्म एंड मेटाफिजिकल्स में हमने क्लीनेथ ब्रूक्स का द विल ब्रॉथ अर्न में देखा कि मेटाफिजिकल पोइट्री टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यू क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ पैराडॉक्स एंड आयरनी। दैट्स इट। अब हम कर रहे हैं PYQ प्रैक्टिस, और PYQ का रूल आपको मालूम है कि हाँ, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको इसको आंसर कमेंट डाउन करना है, क्योंकि हमने आपको इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि आपको इसके आंसर्स अपने आप देख के समझ में आ रहे होंगे। लाइक अगर मैं कहूँगी मेटाफिजिकल इन रेफरेंस टू पोइट्री इन क्रिटिकल सेंस किसने बोला है, तो आप ये कमेंट डाउन करें। T.S. इलियट का डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कब आया है, बताइए। ड्राइंग कंपास, बताओ क्या होगा। इसके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। दिस इज़ द रूल यू हैव टू फॉलो। जॉर्ज हर्बर्ट का द आल्टर द ईस्टर विंग किस टाइप की पोइट्री है, अभी पढ़ा है मैंने बेटा, आता है आपको, आप बस ट्राई करो। एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, which metaphysical poet was heavily influenced by Italian Baroque poetry, especially Marino। Marino भी वहाँ लिखा हुआ था। अब बताओ, द रिट्रीट के बारे में बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें आपको क्या करना है, पोइट्स के साथ में मैच करना है, और बताइए। नाइन्थ, 10th, ये 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, इसके आंसर आई होप कि आप देंगे। और इसी के साथ हमारा डे 3 कंप्लीट होता है, और डे 4 में हम रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पीरियड के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तब तक आप से उम्मीद रहेगी कि आप डे 1, डे 2, डे 3 का बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रखेंगे। और जो पेपर 1 में उनको बता दूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कर लिया है, कम्युनिकेशन पे हम आ गए हैं। और डे 4 में भी हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन का पार्ट जो बचा हुआ है, जो हमें ऐसा पॉलिश सा करना है, बस हम वो करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों पे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा ये जो 50 डेज़ प्लान है, ये बहुत ही बारीकियाँ देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, आपके टाइम की अहमियत समझते हुए किया गया है। तो और इसकी फ़ीस बस इतनी है कि आपकी कंसिस्टेंसी और आपका साथ। ठीक, अपने साथ वाले बच्चे जिनका पेपर 2 इंग्लिश नहीं हो, उनको पेपर 1 के लिए सजेस्ट करो, जिनका पेपर 2 इंग्लिश हो, उन्हें इंग्लिश के लिए सजेस्ट करो। आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए बढ़ते चलो और सीखते चलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।